अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि जेट टेस्ट लेती है एमफिल फिजिक्स में एडमिशन के लिए फिजिक्स प्रोग्राम में, उसके एमसीक्यूज को पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्कस किया था। आज इस पार्ट सी में हम मजीद जेट टेस्ट में आने वाले फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, उनके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, पी क्यों और कैसे है, और इनको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज के इस पार्ट सी की वीडियो का जो पहला हमारा एमसीक्यू होगा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ब्रिटल। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल सब्सटेंस था जो कि ब्रिटल है? सिरेमिक, पॉलीमर, मेटल या नन? तो ट्रू ऑप्शन इज सिरेमिक। हमने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि जो सिरेमिक मटेरियल्स हैं ये ब्रिटल होते हैं बाय नेचर, लेकिन जो मेटल्स होते हैं ये टिपिकली क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कहता है कि मेटल को आप बेंड कर सकते हैं बगैर ब्रेक किए हुए। बट सिरामिक ब्रेक्स ऑन लिटिल डिफॉर्मेशन, लेकिन जो सिरामिक मटेरियल्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं थोड़ी सी डिफॉर्मेशन से। एज सिरामिक टिपिकली आर ब्रिटल्स, और इसी वजह से ये ब्रिटल सब्सटेंस में आते हैं। जबकि पॉलीमर का केस क्या है? एट लो टेम्परेचर में पॉलीमर्स आर ब्रिटल होते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे पॉलीमर्स क्या होते हैं? ब्रिटल। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं दे बिकम टफर। तो ये जो है ब्रिटल से टफर हो जाते हैं। आई आई इट्स मीन कि ये जो है ब्रिटल से डक्टाइल की तरफ जाते हैं। दिस हैपेंड until they reach the ductile brittle transition। ठीक है, यानी कि ब्रिटल से ये डक्टाइल की तरफ जाते हैं, और ये जो ट्रांजिशन होगी ये डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन को रीच करेगा। अबाउट दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर्स बिकम डक्टाइल। ठीक है, सो हम उसने पूछा था कि मोस्ट ब्रिटल कौन सा है, तो मोस्ट ब्रिटल जो मटेरियल होगा वो सिरामिक मटेरियल है। The next MCQ, what determines the wavelength at which molecule absorb light? कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है या ऐसी टर्मिनोलॉजी है या ऐसी टर्म है जो कि डिटरमाइन करती है कि जो मॉलिक्यूल है लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो वो जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ कनेक्शन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, एनर्जी गैप। ऑप्शन डी, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डेल्टा ई बराबर होता है एन एच एफ, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और एच क्या है यहाँ पे? प्लांक्स कांस्टेंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। हम जानते हैं कि v इज इक्वल किसके बराबर होता है? एफ लैम्डा के। अगर हम कहें कि फोटोन की बात करें, लाइट की बात करें, तो हमारे पास जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि v बराबर हो जाएगा c। तो c बराबर हो जाएगा एफ लैम्डा। अगर आप यहाँ पे f की वैल्यू पुट करें तो वो होगी c ओवर लैम्डा। तो डेल्टा इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लैम्डा। सो वेवलेंथ होगी वो डिटरमाइन करेगी किस पे? एनर्जी बैंड गैप के। ठीक है, या बैंड एनर्जी गैप, या बैंड गैप एनर्जी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप कैन बी यूज टू क्रिएट हाई वैक्यूम? जी, इनमें से कौन सा पंप जो है सबसे हाई वैक्यूम जो है क्रिएट करने के लिए यूज होता है? टर्बो न्यूक्लियर, रोटेटरी, डायाफ्राम या नन? और जो ऑप्शन है ए, टर्बो मालिक्यूलर। टर्बो मालिक्यूलर जो पंप है ये हाई वैक्यूम के लिए यूज होता है। ठीक है, a turbomolecular pump is a high vacuum pump that uses high speed rotating blades to create a molecular flow, thus pumping gas molecules out of the system। ठीक है, turbomolecular pumps are efficient at achieving high vacuum levels, typically in the range of 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 11 torque। तो turbomolecular जो इसकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्यूल इज, ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्यूल होती है इसके बराबर? कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट या नन?
फिफ्थ ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट occur when concentration in one area is higher than the concentration of another area। यानी कि डिफरेंट तभी होगी ना जब एक तरफ जो है चार्ज पार्टिकल जो है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस तरह जो है आपके पार्टिकल जो होंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो टू ऑप्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। The next MCQ, curl of A is equal to 0 if curl of A is equal to 0, if del cross A is equal to 0। कर्ल मीन होता है del cross A। किसी वेक्टर का अगर आप del cross रखते हैं तो वो del cross A एक्चुअली में क्या है, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। तो कहता है कि A क्या होगा, अगर किसी वेक्टर का कर्ल सिफर हो तो A क्या होगा, स्केलर एंड कंजर्वेटिव, वेक्टर एंड कंजर्वेटिव, स्केलर एंड नॉन कंजर्वेटिव, वेक्टर एंड नॉन कंजर्वेटिव। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है। इसका लिया जाता है वेक्टर क्वांटिटी का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए और सी है स्केलर वाली, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी एंड डी है। ठीक है, तो वेक्टर तो एक ऑप्शन मिल गया आपको। सेकंड ऑप्शन है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर का कर्ल ले और वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो जो आपके पास वेक्टर होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि आप कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते थे, कंजर्वेटिव फील्ड। आप कहते थे कि अगर आप किसी वेक्टर का इंटीग्रल लें, ठीक है, और वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो जो वेक्टर था वो क्या था, कंजर्वेटिव। तो आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था, उस स्टोक्स थ्योरम में आप जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको लाइन इंटीग्रल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डी ए। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए जीरो हो जाए इसका मतलब यही है कि लाइन इंटीग्रल जीरो है। तो जब लाइन इंटीग्रल जीरो हो तो उसका मतलब क्या है कि वो जो फैक्टर है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। तो रिमार्क में जरा देखिएगा, मैंने इसका रिजल्ट निकाला हुआ है। इफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज जीरो, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो होगा देन इट इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो वो क्या क्वांटिटी होगी, कंजर्वेटिव क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द स्केलर फील्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया गया है स्केलर फील्ड का, कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज स्केलर फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड, आप निकाल सकते हैं बाय टेकिंग डैश ऑफ द फील्ड। कहता है कि अगर आपने मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी भी स्केलर फील्ड का तो आप उस फील्ड का क्या लेते हैं, कर्ल लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं या डाइवर्जेंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कर्ल है ये किसका लेते हैं, वेक्टर का। इंटीग्रल यानी कि लाइन इंटीग्रल, उसमें भी एक वेक्टर होता है। डाइवर्जन यानी कि डेल डॉट, ये भी किसी वेक्टर का ही डाइवर्जेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि स्केलर फील्ड का क्या ले, तो याद रखिएगा ग्रेडियंट हमेशा लेते हैं स्केलर फील्ड का। ठीक है, तो हम जब ग्रेडियंट लेते हैं किसी भी फील्ड का स्केलर फील्ड का, तो आपके पास उसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। तो ट्रू ऑप्शन क्या है, बी। जैसे कि टेम्परेचर का ग्रेडियंट डेल टी, प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी, डेंसिटी ग्रेडियंट डेल एन। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। और आप जानते हैं टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो ये इसकी बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन एग्जाम्पल है। 26 की ऑप्शन क्या है, बी। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन a scalar field can be obtained by taking the gradient of that field। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, जब आप किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो क्या बनाती है, आपको वेक्टर फील्ड बताती है। अब जो वेक्टर फील्ड है उसका मतलब है इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। इज अ वेक्टर फील्ड दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट इंक्रीज ऑफ द स्केलर फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट। Its magnitude represents the maximum rate of change in the scalar field at that point। So this is the definition of gradient और इसकी physical significance में क्या बताती है। ठीक है, the next MCQ, which of the following theorem relates the line integral and surface integral। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करने वाला जो थ्योरम है वो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम होता है। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को रिलेट करता है। स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर। जैसे कि देखें डेल क्रॉस है, वेक्टर का कर्ल लेंगे उसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे और बराबर होता है उस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल के। ठीक है,
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अगर डेल क्रॉस ए जीरो होगा तो इसका मतलब है ए डॉट डी एल भी जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वेक्टर क्या हुआ, कंजर्वेटिव। हमने प्रीवियस एमसीक्यू पढ़ा था। तो स्टोक्स थ्योरम में ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों को रिलेट करता है, जबकि गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को रिलेट करता है। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल को करता है रिलेट? तो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को जो थ्योरम रिलेट करता है वो गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम है, और जो लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल करता है वो स्टोक्स थ्योरम है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। Next MCQs. The coordinate system containing r and theta is Cartesian, polar, both A and B and none of these. तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो एक्स वाई और जी होता है, ठीक है। जबकि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो आपके पास आर और थीटा आता है। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो आप वेक्टर के जब कंपोनेंट्स निकालते थे कि आपके पास एक वेक्टर ए है तो उसके एक्स कंपोनेंट क्या आता था, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपका एक्स और वाई जो था ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जबकि आप इसमें चेंज हो जाते थे अंडर रोटेशन, किसमें चेंज होते थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा में। तो आर थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा रखता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को। तो ट्रू ऑप्शन इज पोलर कोऑर्डिनेट। इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द ऑर्डर पेयर विल बी नाउ आर थीटा। आर और थीटा होते हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आर जो है वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। द साइन ऑफ आर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द पॉइंट। और ये जो आर की वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करने का उस पॉइंट की। तो आर थीटा जब भी आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को। जब एक्स वाई जी आएगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, टार्क एंड डैश आर पैरेलल टू ईच अदर। जी तो स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो टार्क और डैश आर पैरेलल टू ईच अदर। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या नन। तो स्टूडेंट जैसा आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा डी। तो फोर्स जो है इस किसकी डायरेक्शन में होती है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे नीचे फार्मूला लिखा हुआ है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क किसकी डायरेक्शन में होता है, टॉर्क एक्चुअली डायरेक्शन में होता है इसकी, अल्फा होता है डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा डी, ठीक है। आई अल्फा यानी कि टॉर्क जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जबकि डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा डी किसके बराबर होता है, अल्फा के। टॉर्क बराबर आ जाएगा आई डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा डी, ठीक है। और आई डेल्टा डब्ल्यू क्या आता है, डेल्टा एल। तो इस तरह हमारे पास आता है टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। फिर टॉर्क जो आपका बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमें यहाँ पूछा गया है कि टॉर्क किसके पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट्स टॉर्क जो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल होगा, कि जो डायरेक्शन नेट टॉर्क की होगी वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। The next MCQ, the smallest charge which was observed by Millikan was। जो स्मॉलेस्ट चार्ज था मिलीगन ने जो ऑब्जर्व किया था उसकी वैल्यू क्या थी। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि 1.6 टेंस पर माइनस 19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। The next MCQ, energy of electron is minus 52.53 किलो जाउल पर मोल। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -52.53 किलो जॉल पर मोल की, किसके लिए होगी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन या फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल रिलेशन क्या था कि ई एन nth ऑर्बिट एनर्जी इज इक्वल टू -13.3 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा -13.3 डिवाइडेड बाई ई एन। ई एन की वैल्यू गिवन है क्या, 52.53। इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो दिस इज द फिफ्थ ऑर्बिट एनर्जी, यानी कि हमें फिफ्थ ऑर्बिट एनर्जी की वैल्यू दी गई है 52.53 किलो जॉल पर मोल और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। सो ट्रू ऑप्शन क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट एनर्जी।
इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट का कहा जाए कि किस ऑर्बिट की एनर्जी है और आपको कोई एनर्जी दे दी जाए तो आप इस जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज, लाइंस व्हिच आर प्रेजेंट इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट इस लाइन पे बड़ा फोकस कीजिएगा कि लाइंस व्हिच आर प्रेजेंट इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन यानी कि एमिट कर रहा है, क्या होगी? ब्राइट, डार्क, ब्राउन या ट्रांसल्यूसेंट। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइंस क्या होती हैं? ब्राइट। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन क्या है? ब्राइट। ब्राइट किस केस में? एमिशन के केस में। और डार्क किस केस में? अब्जॉर्प्शन के केस में, जब ये अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस क्या होंगी? डार्क। और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस क्या होंगी? ब्राइट। Bright lines are observed in the atomic emission spectrum and represent the emitted wavelength of light due to electronic transition, while dark lines are observed in the absorption spectrum and represent the absorbed wavelength of light due to electron transition in a cooler gas or gas cloud. Both type of line provide valuable information about the atomic and molecular composition of material being एनालाइज। तो स्टूडेंट्स की पॉइंट क्या है कि आपने देखना है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम पूछा है या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूछा क्या है। ठीक है, तो लाइंस एमिशन के केस में क्या होंगी? ब्राइट। और अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होंगी? डार्क। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। किसी भी शेल में जो आपके पास शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, वो फार्मूला क्या है? 2n² 2n³ 2n या नन। तो स्टूडेंट्स टू ऑप्शन क्या है? 2n², वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3। हमें पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इस फार्मूले 2n² में n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1² क्या हो जाएगा? 1। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑर्बिट यानी कि एल शेल, सेकंड ऑर्बिट मीन n इज इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 4। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 है ये भी। थर्ड ऑर्बिट यानी कि n इज इक्वल टू 3। एम शेल में कितने होंगे? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो देखें 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। और इस तरह फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल 4 के लिए 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 4 स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को याद रखिएगा। नीचे आपको रिमाइंड करवाने के लिए 4 एग्जाम्पल दे दी गई थी कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट में अकोमोडेट करते हैं, शेल्स में कैसे अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, तो 2n², n is the principal quantum number whose value start from 1 2 and 3। the next MCQ, second orbit of hydrogen is far from the first orbit। कि सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट से कितना दूर होता है? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स या 6 टाइम्स। तो स्टूडेंट टू ऑप्शन है 4 टाइम्स। कैसे? हम जानते हैं कि r जो है रेडियस होता है, r n, ये बराबर होगा 0.529 n²। ठीक है, एन स्केयर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो R1 क्या आ जाएगा? 0.529 आंगस्ट्रॉन। एन के ऊपर डॉट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 आंगस्ट्रॉन को। और ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट के। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो जो रेडियस है वो 0.529 होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे सेकंड ऑर्बिट की, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आर जो है 4 टाइम्स वे होगा, यानी कि ऑर्बिट के स्क्वायर टाइम। अगर हम कहेंगे थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में जो है फर्स्ट ऑर्बिट से ये 9 टाइम्स वे होगा। ठीक है, तो आपने कंपैरिजन देखना है कि फर्स्ट का सेकंड के साथ होगा तो 4 टाइम, फर्स्ट का थर्ड के साथ होगा तो 3 टाइम। ठीक है, अगर सेकंड का थर्ड के साथ कहा गया है तो फिर क्या होगा ये आपने बताना है। बिल्कुल सेम केस है। देखिएगा सेकंड का क्या होगा? 4n²। थर्ड का क्या होगा? 9n²। तो अगर आप दोनों की रेशियो लें तो क्या आएगी ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वैसे इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, बहुत इजी एमसीक्यू कैट में पूछे जाते हैं जी। तो इस 34 के ऑप्शन क्या है? 4 टाइम्स, तो सेकंड ऑर्बिट का कहा गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिस्टेंस एट विच अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस। कहता है कि डिस्टेंस क्या होगा जिसपे जो हाइड्रोजन की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस पे ओवरकम होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली में 75.4 पिकोमीटर होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड लेंथ होती है
वो 74 × 10⁻12 मीटर होती है, ठीक है, या 0.74 आंगस्ट्रॉन। ए नॉट मीन आंगस्ट्रॉन, दिस इज इक्वल 10⁻10 मीटर। दिस इज एक्चुअली द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या बॉन्ड डिस्टेंस फॉर हाइड्रोजन। और इस पॉइंट पे जो है आपके पास रिएक्टिव फोर्स हाइड्रोजन की यहाँ पर कम होती है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज 36, एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म। ये डेफिनेशन है कि एनर्जी जो रिलीज होती है जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनती है, वो लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है, हीट एनर्जी कहलाती है, मोलर एनर्जी कहलाती है, नन। तो स्टूडेंट्स, हमने लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब आयनिक क्रिस्टल बनता है, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जब बनता है, उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। When 1 mole of ionic solid is formed, it constituent gases ion. The energy release is called the latest energy. The true option is latest energy. Next option 137. Magnetic field create plasma which is known as. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लाज्मा क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है, किस स्टेट में होता है, स्टेबल स्टेट में, शिफ्ट स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में, या डीजेनरेट स्टेट में। सो ट्रू ऑप्शन इज मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ, ionization energies are influenced by the nature of। कि जो ionization energies होती हैं ये किसकी नेचर के बारे में बताती हैं, ऑर्बिटल नेचर, न्यूक्लियस की नेचर के बारे में, एटॉमिक नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये डिपेंड होती है ऑर्बिटल एनर्जी पे, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे और द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो ट्रू ऑप्शन इज द ऑर्बिटल नेचर, नेचर ऑफ ऑर्बिट पे ये डिपेंड करती है। दस इट फॉलोज प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन द पीरियोडिक टेबल। और ये आगे इसका बताया गया है कैसे एनर्जी जो है ऑर्बिटल से इंक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये इन्फ्लुएंस होती है बाय नेचर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है, कि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेंगे एनर्जी आपकी वैसे वैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। ये ट्रेंड आपने पढ़ा था क्विज। नेक्स्ट एमसीक्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट। देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 1 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कहता है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है शेल को, सब शेल को, एनर्जी को या नन को। तो स्टूडेंट जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको शो करता है, सब शेल को। जैसे a value of azimuthal quantum number can be denoted as S, P, D और F सब शेल, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, एन 1 2 3, ठीक है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता था, शेल को, ए शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। जबकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, इस शेल के अंदर जो सब शेल्स होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है, उनकी शेप को रिप्रेजेंट करता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल की शेप को। It is denoted by L. Value of L's are from 0 to n-1। यानी कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर n की वैल्यू 1 2 रखते हैं तो L की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। और इसी तरह n की वैल्यू आप लगाते जाएंगे तो आपके पास 1 2 और 3 वैल्यूज आती जाएगी। n 1 होगा तो L 0 होगा, यानी कि सब शेल। L 1 होगा और L अगर 2 होता है, अगर L 1 होगा तो सबशेल क्या होगा, P। L अगर 2 होगा तो सबशेल क्या होगा, D। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि किस वैल्यू पे कौन सा सबशेल होता है और किस वैल्यू पे कौन सा शेल होता है, ठीक है। तो azimuthal quantum number is the quantum number of the atomic orbital that determine its orbital angular momentum and describe the shape of orbital. So true option is subshell, ठीक है। Next MCQ, solution of Legendre equation is more generalized than the associated Legendre equation. This statement is, कहता है कि जो Legendre equation है क्या ये ज्यादा जनरलाइज है एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि जो एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है वो ज्यादा जनरलाइज्ड है सिंपल लेजेंडरी इक्वेशन। कैसे आइए देखते हैं। सो दिस ट्रू ऑप्शन इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है कि एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है ये एक्चुअली मोर जनरलाइज्ड है लेजेंडरी इक्वेशन से। The legendary equation is a special case of associated legendary equation। जो legendary equation है ये associated legendary equation का एक special case है। The associated legendary equation
इंक्लूड्स एन एडिशनल टर्म, एक एडिशनल टर्म इंक्लूड करती है इन्वॉल्विंग द डिग्री ऑफ एसोसिएटेड जेंडर पॉलिनोमियल, जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अलाउ फॉर मोर जनरल सोल्यूशन देन द लेजेंडर इक्वेशन। तो लेजेंडर इक्वेशन से ज्यादा जनरल सोल्यूशन एसोसिएटेड जेंडर इक्वेशन देती है। तो टू ऑप्शन इज बी, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसने कहा है कि जेंडर इक्वेशन ज्यादा जनरलाइज है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पार्ट सी में गैर टेस्ट में आने वाले 10 का पेपर्स के एमसीक्यूज को फुल डिटेल से डिस्कस किया। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में भी हम मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि गुज़श्ता पेपर्स में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।